80 साल की बूढ़ी कुसुम अपने बीमार पोते संतोष के साथ रहा करती थी। कुसुम के बेटे और बहू गांव में भयंकर बाढ़ आने की वजह से आधे से ज्यादा गांव वालों के साथ ही बह गए थे और उसी बाढ़ से डूबते डूबते मरने से बचने पर उस हादसे में संतोष को ऐसा सदमा लगा कि उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया। हालत से बेबस कुसुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके पास पैसे के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं थी। बेचारी कुसुम वृद्धा अवस्था में होने के बावजूद दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन मांजकर अपना और अपने पोते का गुजर बसर करती थी। हर दिन की तरह आज भी कुसुम हाथ में दूध और फूल लिए सुबह सुबह मंदिर जाती है, मन में ये आस लिए कि अब कोई भगवान के चमत्कार से ही उसका बीमार पोता ठीक हो सकता है। कुसुम मंदिर में जाकर फूल और दूध चढ़ाती है और रोते रोते कहती है, हे भगवान, अब जल्दी से कोई चमत्कार कर दे। अब संतोष की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। वैसे भी तुम्हारे सिवा ना ही कोई उम्मीद है और ना ही इन बूढ़ी हड्डियों में जान कि कुछ और कर सकूं। इतना कहकर कुसुम घर चली आती है और हर दिन की तरह आज का दिन भी बीत जाता है। कुसुम के घर के बगल में एक भोलू नाम का शिकारी रहता था। शिकारी सिर्फ नाम का ही भोलू था, पर उसके अंदर तनिक भी कोई भोलू वाले लक्षण नहीं थे। हर दिन की तरह शिकारी भोलू आज भी शिकार पर निकला था। वो जंगल पहुंचा और उसने चारों तरफ घूमकर देखा और बोला, हाँ, लगता है आज मुझे खाली हाथ ही घर वापस जाना पड़ेगा। क्या भोलू, आज सोच के आया था 4-5 शिकार करूंगा और दावत खाऊंगा, पर लगता है आज भी खाली पेट ही सोना पड़ेगा। भोलू शिकारी अपने आप से बातें कर ही रहा था कि इतने में भोलू को एक कबूतर दिखाई दिया। भोलू ने झटपट निशाना साधा और कबूतर पर गोली चला दी। कबूतर दूर होने के कारण गोली कबूतर के पैर को छूकर निकल गई और वो उड़ते उड़ते शिकारी से बहुत दूर जा गिरा। जंगल बहुत ही घना होने के कारण शिकारी को वो कबूतर नहीं मिला। शिकारी भोलू उदास मन के साथ घर चला गया। अगली सुबह जब कुसुम पूजा करके पहाड़ों और जंगलों से गुजर रही थी, तो वो देखती है एक कबूतर घायल अवस्था में करहा रहा था। कुसुम जल्दी से उस कबूतर को उठा लेती है और कहती है, किस दुष्ट शिकारी ने तुम पर गोली चलाई है? कभी क्षमा नहीं करेगा भगवान उसको। कुसुम जल्दी से उस घायल कबूतर को घर ले जाती है और उसके घाव पर दवाई लगा देती है। कुसुम समय समय पर दवाई देती है और उसकी खूब देखभाल करती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और कबूतर भी समय के साथ ठीक हो जाता है। ऐसे ही एक दिन की बात है जब कुसुम दूसरों के घर में काम करने गई थी और जब कुसुम शाम को घर वापस आती है तो देखती है कि कबूतर वहाँ नहीं था। यूं अचानक कबूतर को ना देखकर कुसुम डर गई। वो आधी रात तक कबूतर को इधर उधर ढूंढती रही, पर कबूतर नहीं मिला। कुसुम पूरी रात यही सोचती रही कि कहीं कबूतर को कोई शिकारी या कोई जानवर ना ले गया हो। बेचारी कुसुम सोचती भी क्यों ना, आखिर अपने बच्चे की तरह उसकी देखभाल जो करती रही। उसके साथ बिताया हुआ दिन याद करके कुसुम रोज रात रात तक कबूतर के आने का इंतजार करने लगी। इसी तरह दिन बीतते गए। फिर अचानक एक दिन कुसुम शाम को झाड़ू लगा रही थी कि तभी कबूतर उसके आगे आकर बैठ गया और एक बीज देते हुए बोला, कुसुम, तुमने जो मुझ पर उपकार किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। उस दिन मैं अपने परिवार और बच्चों से मिलने तुम्हें बिना बताए चली गई थी। मुझे पता है
तुम्हारा कोई नहीं है सिवाय तुम्हारे बीमार पोते के, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक बीज लाई हूँ। इसे मामूली बीज मत समझना, ये जादुई अनार का बीज है। क्या? जादुई अनार का बीज? हाँ, जादुई अनार का बीज। अब तुम इस बीज को यहीं आंगन में बो दो, फिर कल सुबह देखना कमाल। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मेरे बच्चे मेरी राह देखते होंगे। इतना कहकर कबूतर चला जाता है। कुसुम उस बीज को वहीं आंगन में बो देती है। अगली सुबह जब कुसुम उठकर देखती है, वहां पर एक बहुत बड़ा अनार का सुनहरा पेड़ उग चुका था, जिसमें सुनहरे बहुत सारे फूल थे। कुसुम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर वो फल लगने का अगले दिन का इंतजार करने लगी। फिर जब दूसरे दिन सुबह देखा तो वो दंग रह गई और एक फल तोड़ के देखा तो उसकी आंखें चौंधी आ गईं और वो बोली, अरे इतने सारे हीरे मोती सोना ना ही मैंने और ना ही मेरी पुश्तों ने कभी देखा होगा, पर मैं इतने सारे धन का करूंगी क्या। कुसुम इतना कहकर कुछ हीरे मोती सोना चांदी लेकर हर दिन की तरह मंदिर चली जाती है और मंदिर में पूजा करके लौटते समय मंदिर के बाहर गरीब, अपंग और नेत्रहीन भिखारियों को वो दान में सोना चांदी और हीरे बांटती है। संयोगवश भोला शिकारी भी वहीं था, तो उसके मन में लालच आ गया। वो सोचने लगा कि ये बुढ़िया तो कुछ दिनों पहले खाना खाने के लिए दूसरों के यहाँ झाड़ू पोछा करके अपना पेट भरती थी। अब इसके हाथ में ऐसा क्या लग गया जो इतना धनवान हो गई। इतना कहकर भोलू शिकारी कुसुम के पास जाता है और कहता है, अरे बहन, तुम कितनी अच्छी हो, दूसरों की मदद कर रही हो, वरना आजकल तो किसी को कोई मुड़कर भी नहीं देखता। वैसे बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, बहन, तुमको ये धन कहाँ से मिला? देखिए बहन, मुझे जानने का कोई लालच नहीं है, पर मेरा बहुत मन करता है कि मैं भी आपकी तरह दान पुण्य करके लोगों की मदद करूं। दूसरों की मदद करने का नाम सुनकर कुसुम उसकी बातों में आ जाती है और वो सारी बातें बता देती है कि कैसे उसने एक कबूतर को बचाया, कबूतर ने उसे बीज लाकर दिया और सारी बीती बातें बता देती है। शिकारी भोलू चुपचाप सारी बातें सुनकर वहां से चला जाता है और मन ही मन ऐसे खुश हो रहा था जैसे कोई खजाना मिल गया हो। और खुश भी क्यों ना होता, उसके शैतानी दिमाग में धनवान होने का उपाय जो मिल गया था। इसी तरह रात कट जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह होते ही शिकारी भोलू अपनी बंदूक के साथ जंगल की ओर चला जाता है और घायल कबूतर को ढूंढने लगता है। बहुत देर ढूंढने पर भी उसे कोई घायल पक्षी या कबूतर नहीं मिलता। धन के लालच में शिकारी भोलू धनवान होने के लिए एक कबूतर पर चुपके से गोली चला देता है और फिर कुसुम के जैसे ही उसकी देखभाल करता है और दवाई के लिए उसे अपने घर ले आता है और वो हर वो काम करता है जो कुसुम करती थी। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और कबूतर उसे भी एक जादुई अनार का बीज दे देता है। कुसुम की तरह ही शिकारी भी बीज बोकर सुबह होने का इंतजार करने लगता है। अगली सुबह शिकारी ने जब उठकर देखा तो वो देखकर हैरान रह गया। यूं आंगन में विशाल, लंबा, घना सुनहरा पेड़ जिस पर सुनहरे फूल लगे हुए थे। ये सब देखकर शिकारी के मन में और भी लालच आ जाता है। वो बेसब्री से अगली सुबह होने का इंतजार करने लगता है।
अगली सुबह जब शिकारी सुनहरे अनार का पेड़ देखता है तो जल्दी ही धनवान होने के लालच में अचानक से पेड़ के पास जाकर एक फल तोड़ लेता है और उसे काटता है। और जैसे ही फल को वो काटता है उसमें से ढेर सारे सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े निकल पड़ते हैं जो शिकारी को जाकर डस लेते हैं और शिकारी मर जाता है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, लालच बुरी बला है। कुछ भी करने से पहले हमें 100 बार जरूर सोचना चाहिए। रामपुर नामक गांव में अनुजा अपने पति रोशन और 3 महीने की नवजात बच्ची के साथ रहा करती थी। अनुजा के माता पिता की बस दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, जिस कारण अनुजा अपनी मौसी के साथ रहकर ही पली बड़ी थी। समय के साथ अनुजा बड़ी हो जाती है। उसकी शादी के 2 दिन भी नहीं हुए थे कि रोशन ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया और रोज नशा करके घर में मारपीट करना उसका रोज का काम हो गया था। हमेशा की तरह अनुजा आज भी आधी रात को डरी सहमी सी अपने बच्चे के साथ बैठी थी। तभी अनुजा देखती है कि नशे में धुत रोशन किसी दुल्हन सी सजी औरत के साथ हाथ पकड़े खड़ा है। दोनों के गले में फूलों की माला और सिंदूर देखकर अनुजा समझ गई। अनुजा कुछ बोलती उससे पहले ही रोशन अनुजा को घर से बाहर निकाल देता है। अनुजा रोते रोते कहती है, मुझे मुझे घर से मत निकालो, मुझे घर से मत निकालो। इतनी इतनी रात को मैं छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी। बेचारी अनुजा के आगे पीछे कोई बोलने वाला नहीं था सिवाय उसकी बूढ़ी मौसी के। और इसी बात का फायदा रोशन हमेशा उठाता था। और आज अनुजा को रोता देखकर रोशन बोला, जा जा, यहाँ पे तेरी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैंने तेरा कोई ठेका नहीं ले रखा है। हाँ, कहीं भी जा, पर जा यहाँ से, जा। रोशन की ये बात सुनते ही अनुजा फूट फूट कर रोने लगी और अपनी किस्मत को कोसते हुए वहां से रोते रोते चली गई। ये आधी रात को अनुजा को रोते हुए बच्चे के साथ देखकर उसकी मौसी सब समझ जाती है। अनुजा की मौसी अनुजा को बिना कुछ बोले चुप कराकर सुला देती है। ऐसे ही अगली सुबह फिर से बीती बातों को याद कर अनुजा रोने लग जाती है। आखिर अनुजा करती भी क्या, उसके ऊपर दुखों का पहाड़ जो टूट पड़ा था। तभी अनुजा को रोता देख उसकी मौसी बोलती है, अनुजा बेटा, ऐसे इंसान के लिए रोने से कोई फायदा नहीं है और मेरी भी गलती है। पैसे की कमी के कारण मैं तुझे पढ़ा नहीं पाई। काश मैंने तुझे खूब पढ़ाया होता तो आज तू अपने पैरों पर खड़ी होती और इस रोशन को मुंह तोड़ जवाब देती। नहीं मौसी, आपने तो मुझे बचपन से संभाला है। अगर आप नहीं होती तो आज मैं शायद जिंदा भी नहीं होती। बेटा वो सब तो ठीक है, पर मैं अब ये नहीं चाहती कि तेरी छोटी सी बच्ची का भी जीवन ऐसे ही बीते। इसके लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। अनुजा के मौसा की मृत्यु उसके मौसी की शादी के 1 साल बाद ही हो गई थी। तभी से मौसी विधवा पेंशन से अपना गुजर बसर कर रही थी, जिसके कारण वो अनुजा को पढ़ा भी नहीं पाई थी। लेकिन अब वो नहीं चाहती थी कि उसकी नातिन भी इन्हीं कठिनाइयों में गुजर बसर करे। इसीलिए वो कुछ सोच रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अनुजा दरवाजा खोलती है और देखती है सामने उसकी पड़ोसन विमला खड़ी हुई थी। साथ ही में उसकी बेटी राधा भी आई थी। दीदी दीदी, आप पहले जैसे समोसे और वो स्पेशल वाली प्याज पुदीना वाली चटनी बनाइए ना। आपके हाथों के समोसे चटनी कितने दिनों से नहीं खाए, प्लीज बना दीजिए ना। हाँ मेरी प्यारी राधा, तू बैठ, मैं आप दोनों के लिए अभी समोसे बनाकर लाती हूँ। अरे अनुजा बिटिया, मेरे लिए मत बनाइयो, मेरा तो आलू खा खा के मन ही भर गया है।
यू राधा है ना, बड़ी जिद कर रही थी कि दीदी आई है, अनुजा दीदी आई है, चलो ना चलो ना। मैं तभी समझ गई थी इसे समोसे खाने हैं, तो मैं इसे ले आई। तू बता, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ आंटी, मैं अभी आप दोनों के लिए समोसे बना के लाती हूँ। अनुजा इतना कहकर समोसे बनाने चली जाती है। जैसे ही वो रसोई घर में जाती है तो वो देखती है मटर है, गाजर है, पत्ता गोभी भी है, धनिया पुदीना भी है, शिमला मिर्च, नींबू भी है। अरे आलू तो है नहीं और पैसे भी नहीं हैं जो बाजार जाकर आलू ले आऊं। अनुजा को पहले समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, लेकिन कुछ सोचने के बाद वो काम पर लग जाती है। सारी सब्जियों को काट कर तैयार कर लेती है, फिर सारी सब्जियों को अलग अलग फ्राई करती है और ताज़े मसाले पीस कर एक फिलिंग तैयार कर लेती है और सब्जियों वाली फिलिंग भरकर समोसा तैयार कर लेती है। साथ ही स्पेशल चटनी भी तैयार कर लेती है और जैसे ही राधा समोसे के साथ स्पेशल चटनी देखती है, वो फटाफट गर्मा गर्म समोसे खाने लगती है और कहती है, दीदी, इतना टेस्टी समोसा तो मैंने बहुत दिन बाद खाया है, और वो भी सब्जी वाला। अरे क्या सच में समोसे इतने ज्यादा स्वाद और टेस्टी बने हैं? समोसे की इतनी तारीफ सुनकर एक समोसा मौसी और एक समोसा निर्मला उठा लेती है। जैसे ही पड़ोसन निर्मला समोसा खाती है तो वो बोलती है, अरे वाह अनुजा, ये समोसे तो बहुत ही बढ़िया हैं। आज तक मैंने ना खाए ऐसे समोसे। अरे कितने चटपटे हैं ये, और ये आलूवन के समोसे से तो कई ज़्यादा अच्छे हैं। मैं तो ये कहूँ कि तू एक दुकान खोल ले समोसे की, और सबसे पहले मैं ही आऊँगी तेरे यहाँ समोसे लेने। हाँ। ये कहकर राधा और पड़ोसन चली जाती हैं। तभी मौसी बोलती है, हाँ रे अनुजा, तूने समोसे तो बहुत ही अच्छे बनाए। एक बात तो है, भले से तू पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन तेरे हाथों में स्वाद बहुत है। तू बता, क्या सोचती है, तू खोलेगी समोसे की दुकान? पर मौसी, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम एक ठेला भी ले सकें, और सामान कहाँ से लाएंगे इतना सारा? तू उन सब की चिंता मत कर, मैं सारा इंतजाम कर दूंगी। बस तू एक बार हाँ बोल दे। और फिर अनुजा समोसे बनाने की तैयारी करने लगती है। वो अगली सुबह ही अपने समोसे का एक ठेला लगा लेती है, पर कई घंटे बीत जाते हैं, उसके ठेले पर कोई भी समोसे खाने नहीं आता। इसीलिए वो बड़े ही दुखी मन से खड़ी हुई थी। तभी निर्मला चाची वहाँ आ जाती हैं और उनके कहे के अनुसार वो उसकी पहली ग्राहक भी बन जाती हैं। वो उसको दुखी देख बोलती हैं, अरे अनुजा, देख मैं आ गई। मैंने बोला था ना मैं तेरी पहली ग्राहक बनूंगी। ले, मैं आ गई। और तू इतनी दुखी क्यों हो रही है? मैंने तेरे सब्जी वाले समोसे की स्वाद की बात पूरे गांव में फैला दी है। तू चिंता मत कर, अभी देखना बहुत भीड़ लगने वाली है यहाँ। हाँ, और जल्दी कर, मेरे 4 समोसे बांध दे जल्दी से, और चटनी रखना मत भूलियो। फिर निर्मला वहाँ से चली जाती है और अनुजा के ठेले पर धीरे धीरे लोग आने लगते हैं और थोड़ी ही देर में काफी सारी भीड़ लग जाती है और कुछ ही घंटों में अनुजा के सारे समोसे बिक जाते हैं। उसके सब्जी समोसे ग्राहकों को बहुत पसंद आते हैं और वो दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करके काफी अच्छा खासा पैसा जमा कर लेती है और एक बढ़िया सी दुकान भी खरीद लेती है। साथ ही साथ वो अपनी दुकान पर जाती है और अनुजा के ठेले पर धीरे धीरे लोग आने लगते हैं और थोड़ी ही देर में काफी सारी भीड़ लग जाती है और कुछ ही घंटों में अनुजा के सारे समोसे बिक जाते हैं। उसके सब्जी समोसे ग्राहकों को बहुत पसंद आते हैं और वो दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करके काफ़ी अच्छा खासा पैसा जमा कर लेती है और एक बढ़िया सी दुकान भी खरीद लेती है। साथ ही साथ वो अपनी दुकान पर 4 कर्मचारियों को भी रख लेती है
अब वो केवल सब्जी समोसा ही नहीं बनाती है, बल्कि कई प्रकार के समोसे बनाती है और अपने ग्राहकों को खुश रखती है। जहाँ एक ओर अनुजा तरक्की कर रही थी, वहीं दूसरी ओर उसके पति रोशन की दूसरी बीवी उसका सारा पैसा, जेवर और प्रॉपर्टी के पेपर लेकर जा चुकी थी किसी दूसरे लड़के के साथ। और इस प्रकार नशेड़ी रोशन को उसके किए की सजा मिल जाती है। ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।